हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह इस टॉपिक से संबंधित भाग 2 है। पहले भाग में हमने इस टॉपिक का परिचय और इसके दस्तावेज के संबंध में विस्तार से डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड सहायक अध्यापक अल्टी भर्ती परीक्षा 2024 के साथ ही शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप धैर्य के साथ सत्र को एंजॉय कीजिए और इम्पोर्टेंट्स जो कंटेंट है, फैक्ट्स हैं, उन्हें आप नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो कार्य योजना 1992 का दस्तावेज आप जानते हैं, भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 अर्थात प्लान ऑफ एक्शन 1992 के नाम से प्रकाशित किया। तो 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ ही भारत सरकार ने उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया। आपको ध्यान दिला दूं कि कार्य योजना 1986 में 24 भाग थे, अर्थात एक्शन ऑफ प्लान 1986 24 भागों में विभाजित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो कार्य योजना थी उसमें 24 भाग थे और कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया। तो जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 थी उसकी कार्य योजना को 23 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पर हम आज उसके पहले 12 भागों पर डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट्स में आगे के 12 भागों में डिस्कस करेंगे। पहला भाग था नारी समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वलिटी। इसमें नारी समानता और सशक्तिकरण हेतु बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने, स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने, बालिकाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित करने और प्रौढ़ शिक्षा में 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। तो ये प्रथम भाग था नारी समानता के लिए शिक्षा। इसमें जो नारी है उसकी समानता और सशक्तिकरण हेतु बालिकाओं की एजुकेशन पर स्पेशली फोकस किया गया था और प्रौढ़ शिक्षा में 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद भाग 2 था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अर्थात एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें इन जातियों की बस्तियों में प्राथमिक स्कूल स्थापित करने, स्कूलों में इनके बच्चों के नामांकन की जिम्मेदारी शिक्षकों पर सौंपने, इनके बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस, बुक्स, स्टेशनरी, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने और उनकी आगे की शिक्षा में कोचिंग की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में आगे लाने की कोशिश की गई है। तो प्राइमरी स्कूल स्थापित करने, बच्चों का इनरोलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को सौंपने, उनके बच्चों के लिए फ्री ड्रेस, बुक्स, स्टेशनरी, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने और उनके आगे की शिक्षा में कोचिंग की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा भाग 3 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने, पॉलिटेक्निक शिक्षा की व्यवस्था करने, इनके बच्चों के लिए कोचिंग और छात्रावास योजनाओं का विस्तार करने और इनके बच्चों के किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर बल दिया गया है।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा में विशेष रूप से जो आने वाली बाधाएं हैं उन्हें दूर करने पर बल दिया गया है। चौथा भाग था विकलांगों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड। इसमें इनकी शिक्षा व्यवस्था में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग, यानी जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, स्वैच्छिक संगठन होते हैं, उनकी हेल्प लेने, इनके लिए विशिष्ट विद्यालय खोलने यानी स्पेशल स्कूल खोलने, इनके पाठ्यक्रमों को लचीला यानी सॉफ्ट बनाने और इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण अर्थात वोकेशनल ट्रेनिंग देने की योजना प्रस्तुत की गई है। पांचवा भाग था प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा यानी अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, इसको गति प्रदान करने, इसके साथ सतत शिक्षा कार्यक्रम जोड़ने और नव साक्षरों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने पर बल दिया गया है। तो प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गति देने, सतत शिक्षा कार्यक्रम जोड़ने और नव साक्षरों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। छठा भाग था पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में सभी प्रकार के पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा केंद्रों जैसे आंगनबाड़ी व बालवाड़ी को साधन संपन्न करने, इनमें कार्यरत कर्मियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने और इनकी सेवा शर्तों में सुधार करने पर बल दिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो सातवां भाग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया यहाँ पर। प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें 1986 की कार्य योजना और 1992 की कार्य योजना में क्या अंतर है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा में कार्य योजना 1986 को थोड़ा विस्तार दिया गया है। जो 1986 की शिक्षा नीति की कार्य योजना थी उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है। 1986 की कार्य योजना में ब्लैक बोर्ड योजना केवल प्राथमिक स्कूलों तक सीमित थी। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, वह केवल प्राइमरी स्कूलों तक सीमित थी। कार्य योजना 1992 में इसकी सीमा में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी लाया गया, यानी अपर प्राइमरी स्कूल्स को भी इसमें शामिल किया गया। तो पहला तो यही है कि कार्य योजना 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए थी। कार्य योजना 1992 में इसकी सीमा में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उन्हें भी शामिल किया गया। इसके अलावा कार्य योजना 1986 में 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, जबकि कार्य योजना 1992 में इसे 200 जनसंख्या कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ये प्रावधान था कि जहां पर 300 कम से कम 300 लोगों की जनसंख्या हो गई वहां पर एक प्राथमिक स्कूल खोल दिया जाएगा, ऐसी योजना बनाई गई थी। इसमें संशोधन करके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना में यह प्रावधान किया गया कि कम से कम जहां पर 200 लोगों की जनसंख्या है वहां पर क्या कर दिया जाएगा, प्राथमिक स्कूल स्थापित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कार्य योजना 1986 में एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 कमरों और 2 शिक्षकों की व्यवस्था की बात कही गई थी। इसको संशोधित करके कार्य योजना 1992 में कम से कम 3 कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था पर बल दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ये प्रावधान किया गया था कि एक प्राथमिक विद्यालय में मिनिमम 2 कमरे होंगे और 2 टीचर्स होंगे। इसको अमेंडमेंट करके संशोधित करके एक्शन प्लान 1992 में यह प्रावधान किया गया कि एक प्राथमिक विद्यालय में मिनिमम 3 टीचर्स होंगे और 3 रूम होंगे, इस पर बल दिया गया था। इसके अलावा कार्य योजना 1986 में 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान किया गया था कि मिनिमम 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अपर प्राइमरी स्कूल स्थापित किया जाएगा।
और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना में प्रावधान किया गया, इसे घटाकर 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो वहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर से ले सकते हैं या इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम जानते हैं 8वें भाग के बारे में, जो कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसकी कार्य योजना में 1986 को थोड़ा विस्तार दिया गया है। कार्य योजना 1986 में माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र कक्षा 9 व 10 तक सीमित था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना थी, उसमें माध्यमिक शिक्षा का जो क्षेत्र था वो केवल सेकेंडरी यानी 9th व 10th तक सीमित था। कार्य योजना 1992 में इसमें +2 यानी कक्षा 11वीं व 12वीं को भी जोड़ दिया गया, अर्थात इसे विस्तार दे दिया गया, +2 कर दिया गया। कार्य योजना 1986 में केवल माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार पर बल दिया गया था, जबकि कार्य योजना 1992 में इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा अर्थात हायर सेकेंडरी एजुकेशन के विस्तार और सुधार पर भी बल दिया गया। इस योजना में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने और इस स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में सुधार करने पर भी बल दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो कार्य योजना थी, उसमें माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र 9 से 10 तक सीमित था, कक्षा 9 व 10 तक सीमित था। इससे 92 की जो संशोधित कार्य योजना थी, उसमें +2 यानी 11वीं और 12वीं तक बढ़ा दिया गया यानी विस्तार दे दिया गया। इसी प्रकार 9वें भाग में नवोदय विद्यालय, इसमें क्या कहा गया कि 1997 तक सभी शेष जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने, इनकी प्रवेश परीक्षा को विश्वसनीय बनाने, इनमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने, नवोदय विद्यालयों की जवाबदेही बढ़ाने और प्रवर्सन योजना के अंतर्गत जो छात्र एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, उन्हें ग्रीष्मावकाश में दूसरे राज्यों का भ्रमण कराने की योजना प्रस्तुत की गई है। तो आप जानते हैं वर्तमान में भारत के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। तो इसमें टारगेट रखा गया था कि 1997 तक सभी शेष जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, उनकी परीक्षा को विश्वसनीय बनाया जाएगा, उनमें योग्य टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, नवोदय विद्यालयों की जवाबदेही बढ़ाई जाएगी और प्रवर्सन योजना के अंतर्गत जो छात्र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, उन्हें समर वेकेशन में दूसरे राज्यों का भ्रमण कराने की योजना प्रस्तुत की जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। 10वां भाग था व्यावसायिक शिक्षा अर्थात वोकेशनल एजुकेशन। तो व्यावसायिक शिक्षा का नियोजन करने और उसका निर्देशन करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद के गठन करने, व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मांग के अनुसार निर्मित करने और व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये भी संशोधन किया गया था संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में कि व्यावसायिक शिक्षा का नियोजन करने और उसका निर्देशन करने हेतु क्या किया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद का गठन और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को डिमांड के अनुसार यानी मांग के अनुसार निर्मित करने और जो वोकेशनल एजुकेशन होगी उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है। 11वां भाग था उच्च शिक्षा से अर्थात हायर एजुकेशन। तो उच्च शिक्षा में विस्तार हेतु राज्यों में शिक्षा राज्य परिषदें के गठन करने, स्ववित्त पोषित संस्थाओं को मान्यता देने, ओपन एजुकेशन यानी खुली शिक्षा का विस्तार करने पर बल दिया गया है और उसमें गुणात्मक सुधार करने हेतु एकेडमिक स्टाफ कॉलेज बनाने को चालू रखने और विश्वविद्यालय में विज्ञान शिक्षा, सूचना तकनीकी एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। तो उच्च शिक्षा में विस्तार देने हेतु राज्यों में शिक्षा राज्य परिषदों के गठन करने, जो स्ववित्त पोषित होते हैं संस्थान, जैसे कई डिग्री कॉलेज होते हैं, कई कॉलेज होते हैं जो स्ववित्त पोषित होते हैं, उनको मान्यता देने और खुली शिक्षा को विस्तार करने पर बल दिया गया है। गुणात्मक सुधार, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की योजना को चालू रखने और यूनिवर्सिटीज़ में साइंस एजुकेशन और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। 12वां भाग था इसका मुक्त शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन। इसमें प्रत्येक राज्य में एक एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने और
ऐसे विश्वविद्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू कहते हैं, के द्वारा तकनीकी सहायता देने और दूर शिक्षा परिषद यानी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल द्वारा आर्थिक सहायता देने की योजना प्रस्तुत की गई है। साथ ही दूर शिक्षा की व्यवस्था हेतु बहुमाध्यम जैसे रेडियो एवं दूरदर्शन के नेटवर्क के विस्तार की बात कही गई है। तो ये ओपन एजुकेशन यानी मुक्त शिक्षा का भी इसमें प्रावधान था। 12वें भाग में इसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक एक क्या होगा, ओपन यूनिवर्सिटी होगी यानी मुक्त विश्वविद्यालय होगा। जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी है। और इन विश्वविद्यालयों को जो इग्नू है उसके द्वारा तकनीकी हेल्प देने और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल द्वारा आर्थिक सहायता देने की योजना प्रस्तुत की गई है। साथ ही जो शिक्षा की व्यवस्था हेतु बहुमाध्यम जैसे रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा नेटवर्क के विस्तार की बात भी कही गई है। तो आज के इस पार्ट में हमने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के 12 भागों पर डिस्कस किया। आपको पुनः याद दिला दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में कुल 24 भाग थे। 24 भाग थे और कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आज के इस पार्ट में हमने 12 भागों पर डिस्कस किया। शेष भागों पर यानी भाग 13 से भाग 23 तक 23 तक अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। यदि ये सत्र आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज योर सिलेक्शन श्योर पर जुड़कर वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट से विज्ञ हो सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है योर सिलेक्शन श्योर नाम से, उस पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए, हमारा उत्साह है वर्धन करने के लिए। और इसमें से इम्पोर्टेंट जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं, समझाया है, डिस्कस किया है, उन्हें आप नोट्स बनाकर अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में करके इजीली अपने सेलेक्टेड गोल को क्रैक करने में सफल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और योर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।